नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। वसीला टीवी के तकल्लुफ़ बरतरफ सिलसिले के तहत आज हम गुफ्तगू करेंगे शेख अब्दुल वहीद साहब से। आपका इस्तकबाल है तकल्लुफ़ बरतरफ सिलसिले जी, में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी वहीद साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी इब्तदाई तालीम, तरबियत और कॉलेज के दिनों के मुतालिक कुछ मुख्तसर सा बताएं। जी ज़रूर। मेरा ताल्लुक़ महाराष्ट्र के परभनी मुकाम से है। परभनी ज़िले का मुकाम है। मेरी इब्तदाई तालीम वहीं हुई है, स्कूलिंग जो हम कहते हैं। तो मेरा मैट्रिक की तालीम वहीं हुई है, उर्दू मीडियम से मेरा मैट्रिक हुआ है। और उसके बाद वहीं पर मैंने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स से। शिवाजी कॉलेज वहाँ पर जो हुआ करता था उस ज़माने में, तो उससे मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। ये किस साल की बात होगी? ये 1974 में मेरा मैट्रिक हुआ था और 1978 में मेरा ग्रेजुएशन वहाँ से हुआ है। जी हाँ। इसमें खास बात ये कहना चाहूँगा मैं कि जैसे मेरा जो मैट्रिक तक की तालीम हुई उर्दू मीडियम से हुई है, और उसके बाद में मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो वो मराठी मीडियम से किया। उसके बाद मैं फिर और मज़ीद तालीम के लिए औरंगाबाद गया था, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी वहाँ पर है औरंगाबाद में। जब हमारे पास वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं था परभनी में, तो वहाँ पर मैंने एम.कॉम का भी कुछ पोर्शन किया था। लेकिन उसके बाद में मुलाजमत के सिलसिले में जब मुझे कॉल आया तो मुझे वापस आना पड़ा, तो वो अधूरा रह गया। तो ये अंग्रेज़ी मीडियम से आपका सिलसिला कैसे जुड़ा? इब्तदाई तालीम तो आपकी उर्दू मीडियम में हुई, फिर मराठी मीडियम में कुछ तालीम हासिल की? नहीं, अंग्रेज़ी मीडियम आज तक नहीं हुआ है। अंग्रेज़ी से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि जब मैंने मुलाजमत ज्वाइन की तो मैंने बैंक ज्वाइन की 1978 में जी हाँ। एज ए क्लर्क टाइपिस्ट उस ज़माने हुआ करता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने ज्वाइन किया, और उसमें बैंक ज्वाइन करने के बाद बैंक का एक बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं जो उसके आगे प्रमोशन के लिए काम आते हैं, तो वो मैंने फिर उसकी तैयारी की। तो वहाँ पर वो इंग्लिश मीडियम में होते हैं, जी हाँ। तो उसका जो पार्ट 1 होता है CAI भी कर रहा था वो, जी हाँ। तो उसका मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया। उसके बाद में मेरा प्रमोशन जब हुआ तो उस वक्त मैंने पूरा इंग्लिश मीडियम से किया है। जी हाँ। तो अभी इसमें ऐसा हो गया कि ये इस ताल्लुक से कि उर्दू, मराठी, अंग्रेजी जी। ये तीनों ज़बानें मैं तो उसमें मेरी एक अच्छी खासी यानी आप मुताला वगैरह उसमें मुताला तीनों ज़ुबानों में वगैरह। करते और हैं? इसके अलावा जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था मराठी मीडियम से उस वक्त कॉमर्स में, तो तब वहाँ मेरी सेकंड लैंग्वेज जो हुआ करती थी हमारे यहाँ पर, तो वो हिंदी थी। ओह। तो उस वक्त हिंदी का भी बड़ा शौक था, मुताले का। उस वक्त तो कोई आप 4 ज़ुबानों से वाकिफ़ हैं? वाकिफ हूँ उर्दू, अल्हम्दुलिल्लाह। मराठी, अंग्रेज़ी और हिंदी। हिंदी। तो आपकी जो इब्तिदाई तालीम उर्दू ज़बान में हुई है, ज़ाहिर है अंग्रेज़ी तो जुड़ी हुई है। अगर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज हैं, महाराष्ट्र में आपकी जो है मराठवाड़ा है, फिर हमारे पास तेलुगु है, हिंदुस्तान की अगर आप लेवल पे देखना चाहें तो हिंदी है। तो इस तरह आपके ख्याल में यानी रीजनल लैंग्वेज का सीखना कितना अहम है मुकामी ज़ुबान का? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ख़ास तौर पे कि जब मेरी मैट्रिक की तालीम पूरी हुई, वहाँ तक तो मैंने उर्दू में कर ली। उसके बाद ये मरहला था कि जब मैं ग्रेजुएशन के लिए गया कॉमर्स के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ मराठी मीडियम था। जी। तो बहुत बड़ा मसला मेरे सामने था। लेकिन मैंने फिर उस वक्त ये कि सोचा कि कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने मराठी मीडियम मेरा सेकंड लैंग्वेज हुआ करता था मैट्रिक तक, थोड़ी बहुत मराठी से शुद्ध-बुद्ध थी उस वक्त। जी हाँ। तो मैंने उसी भरोसे पर मैंने मराठी मीडियम में कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मतलब मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैंने मेहनत करनी पड़ी उसके लिए, नो डाउट उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। जी हाँ। मेहनत की मैंने, और उस वक्त मैंने जब कॉमर्स मेरा पूरा किया तो मैं पहला वहाँ का फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट था कॉमर्स में, जी, जी, उस कॉलेज का। मुबारक। तो ये है। और दूसरी बात आपने कही बड़ी अच्छी कि उर्दू के ताल्लुक से है। उर्दू के ताल्लुक से हमारे बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जी। हम उर्दू को या तो हम बहुत ही ज़्यादा सीने से लगा के रखते हैं, या बिल्कुल उसको छोड़ देते हैं। जी। ऐसा नहीं है। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, और मादरी ज़बान में जो तालीम होती है या मादरी ज़बान में जो बात समझ में आती है, दूसरी लैंग्वेज में समझ में नहीं आती। इसलिए मादरी ज़बान का होना ज़रूरी है। अब ये है कि मादरी ज़बान को किस हद तक आप अपनाएं। जी। तो हमारे पास ये हुआ है कि जो उर्दू मैनेजमेंट के स्कूल्स है या उर्दू मीडियम के स्कूल्स है, तो बहुत ही मतलब उन्होंने उर्दू को इतना ज़्यादा अपने समेट कर रख लिया है कि उसके आगे जाते ही नहीं। अभी आपको मैं बता मैं यहाँ पर नागपुर में जब से आया हूँ, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम यहाँ पे एक बात हमने महसूस की है कि उर्दू मीडियम के जो स्कूल्स है वहाँ पर अब चूंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ की जो सरकारी ज़बान मराठी है, जी। और यहाँ पे मुलाजमतों के लिए मराठी ज़बान जानना ज़रूरी है। जी। और उर्दू स्कूल्स में एक सब्जेक्ट मराठी का भी है,
लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ही हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने इस पे डिस्कस भी हुआ कि जो बच्चे यहाँ से उर्दू से पढ़ के निकल रहे हैं वो मराठी बिल्कुल नहीं जानते। जो जो टीचर है वहाँ पर मराठी का, वो सिर्फ बराए नाम है, वो आता है, उससे बाकी दूसरे काम लेकर सब लिया वो पढ़ाता नहीं है और ना बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो ये चीज जो है ना, ये शऊर हमारे अंदर एक आना चाहिए कि जबान या कोई होता है, एक तो पहले अपनी मादरी जबान है, उसके लिए तो कोई सवाल ही नहीं है, उसको हम सीखना ही है, लेकिन उसके अलावा बाकी जबानों से परहेज करना ये कहाँ की बात है। और दूसरी बात, अगर आपका आगे बढ़ना है, बच्चों को अपने आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जितनी आप जबान सीखेंगे उतना आपका फायदा है। और खासतौर पे जैसे जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ की जबान सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी गुफ्तगू से एक बात और वाज़ेह हो गई कि जिस तरह मादरी जुबान के सीखने के जो फवायद हैं, उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि दूसरी जुबानों के लिए आप जो है, आपका जहन खुल जाता है, जो अंग्रेजी में कहते हैं रिसेप्टिव हो जाता है। यानी आपने उर्दू जुबान सीखी, उसके बाद आप मराठवाड़ी जुबान सीख सके, फिर आप हिंदी भी सीख ली है, माशाल्लाह आप तो कुरान फहमी वगैरह में अरबी जुबान भी सीख रहे हैं, ये सब जुबानें। तो उर्दू जुबान यानी मादरी जुबान सीखने की अहमियत ये है जो बताई जाती है, तहकीक से भी ये चीज़ें साबित हुई हैं कि मादरी जुबान सीखने के बाद आदमी का जहन खुल जाता है और वो दूसरी चीज़ें सीखने के लिए बहुत तैयार हो जाता है एक तरह से। तो इसकी मिसाल आप हैं। आसानी उसमें एक ये भी मैं बात कहना चाहूँगा आपसे कि जैसे कहा जाता है कि जैसे आपकी जो मादरी ज़बान है वो आपकी बेस लैंग्वेज है। जब भी आप कोई चीज़ सुनते हैं दूसरी ज़बान में, तो पहले आप उसको अपनी मादरी ज़बान में समझते हैं, उसके बाद में वो कन्वर्ट होता है या तो अंग्रेजी या इलाके ज़बान में बाद में कन्वर्ट होता है। लेकिन पहले अंदर आपका इंटेक होता है तो पहले आपके जहन में वो जो बात वाज़ेह होती है तो वो आपकी मादरी ज़बान में ही होती है। अगर आप मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो मैं जब समझूंगा तो उर्दू में ही समझूंगा, ये चीज़ नज़र नहीं आती है, लेकिन ये आपके अंदर होती है ये। तो इसके लिए मादरी ज़बान बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब उर्दू की जब गुफ्तगू चली है तो हम हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, आप वहीद शेख के नाम, खलमी नाम से जो है अदब की खिदमत भी करते हैं, और जो है उस ताल्लुक़ से कुछ बताएं कि आप नसर में और शायरी में और तनक़ीद वगैरह में, इन चीज़ों में आपका मौजू कौन सा है, और आपकी कुछ तसानीफ वगैरह के ताल्लुक़ से बताएं। जी, उर्दू से एक्चुअली आपने मुझसे कहा है, पूछा था, तो उर्दू के ताल्लुक़ से मैं उर्दू से मुझे मोहब्बत है कि इतनी प्यारी ज़बान है और इसमें इतनी मतलब तनव्वु है, तो वैरायटी इसको हम कहते हैं। तो मैं जब, और अल्लाह के करम से उस वक्त हमारा जो माहौल था कि हम लोग कुछ अपने जो करिकुलम से आगे बढ़ के भी, टेक्स्ट बुक से आगे बढ़ के भी कुछ पढ़ लिया करते थे। उसकी वजह एक है कि आपको मैं यहाँ पे खास कर जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे घर में माहौल था। मेरे वालिद साहब उर्दू के बहुत अच्छे जानने वाले थे, उर्दू मीडियम से उनकी यहाँ पूरी तालीम हुई थी, और वो उनको मुताले का बड़ा शौक़ था, और वो घरों में हमारे रसायल आते थे। और मुझे अभी याद है कि बचपन में जैसे हमारे यहाँ शमा एक आता था, जो कि ये लोग हमारे बहनें और वालिद साहब पढ़ लेते थे। मेरे वालदा बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन बहनें और वालिद साहब तो उनके लिए वो आया था। बानो आया करता था। उसके अलावा फिर मुझे याद है कि वालिद साहब मुझे खास तौर पे स्टेशन ले आके मुझे खिलौने दिलाते थे। जो खिलौना आता था शमा का, एक था बच्चों के लिए, तो मैं बचपन से मुझे उसका शौक हुआ। और उसके आगे जब बढ़े हम लोग, तो वालिद साहब को इब्न सफ़ी का बड़ा शौक था पढ़ने का, इब्न सफ़ी के नावल पढ़ने का। तो वहाँ से मुझे वो जो मेरी तरफ आया, उनको पढ़ते हुए देखता था मैं। और एक मरतबा उन्होंने कोई आतिशी बादल, एक मुझे याद है, एक बहुत ज़ख़ीम नावल है उनका, वो उनके पास था। तो पहले देते नहीं थे पढ़ने के लिए, तो मैंने उनके गैर मौजूदगी में लेकर पढ़ना शुरू किया। चोरी छुपे आपने पढ़ लिया और पूरा पढ़ लिया, और पूरा पढ़ने के बाद समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो उसके बाद फिर चस्का लग गया। और आप एक वाक़या और बता दो इस सिलसिले में कि जब मेरे बचपन में हम लोग हिंगोली में रहा करते थे। हिंगोली एक मुकाम है, तालुका, जब तालुका था अभी ज़िला हो गया मराठवाड़े का। तो वहाँ पर जहाँ पर हम किराए से रहते थे, हमारे मकानदार जो थे, मकान मालिक, उनके घर में मैं खेलने के लिए जाता था। बहुत छोटा था उस वक्त। तो उनके यहाँ जो वो एक्चुअली उनके पान की जो होती है ना दुकान, जो पान पट्टी हम जो बोलते हैं, वो थी। तो उस जमाने में हर जगह गली गली में वो कुतुब खाने हुआ करते थे। तो उनके घर में एक मुझे छोटी सी अलमारी लकड़ी की नजर आई, जिसमें किताबें भरी हुई थी। तो मैंने उनकी बीवी से पूछा, भाभी कहते थे उनको, भाभी ये किताबें कहीं की है? तो बोले तुम्हारे भाई का वहाँ पर लाइब्रेरी चलाते थे, लेकिन वो बंद हो गई अभी, तो पूरी किताबें लाके यहाँ पे रख दी है। तो मैं देखूंगा खोल के। देखा तो उसमें पूरे इब्न सफ़ी का पूरा भरा हुआ। तो फिर उनसे मैंने पूछा कि भाभी मैं ले जाऊंगे पढ़ने के लिए इसको? तो ले जाओ ना बेटा।
जी तो उसके बाद से मैं वहाँ से वो किताबें लाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपको यकीन नहीं आएगा कि 3-4 महीने कैसे मैंने पूरी किताबें पढ़ डाली उसकी। तमाम नावल दिलेर मुजीब जो उनका पहला शायद उनका पहला नावल था इब्न सफी का, तो वहां से शुरू किया और पूरा साफ कर दिया उनका। जी जी और उसमें एक लतीफा ये हुआ कि बीच में एक दिन वो भाभी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम ले तो जा रहे हैं, तुम्हारे भाई पूछ रहे थे कि अलमारी कौन खोल रहा है ये। तो मैंने उनसे कहा कि ये अपना बाबू कहते थे मुझे बचपन से, बाबू लेके जाता है यहाँ से। तो बोले कि उससे पैसे ले रहे कि नहीं। तो अब वो तो बोले अब बेटा आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर मैंने अपने जेब खर्च में से उसका भी 5 पैसे कुछ था उसका एक किराया, तो जो बची हुई किताबें थी वो 5 पैसे दे के पढ़ी। तो ये चीजें मतलब इससे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मुताले का शौक बहुत जरूरी है। मुताले आपके आजकल हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती कह लीजिए, हमारी कमजोरी कह लीजिए कि हम और हमारी जो ये अभी की जो जनरेशन है वो अफसोस होता है इस बात का कि वो तालीम से मतलब पढ़ाई मुताले से बहुत दूर हो चुके हैं। तो आपकी जो आपका जो तख्लीकी सफर है जी। उसकी इब्तिदा शायरी से हुई या कोई और चीज से हुई? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा मेरा रुझान मजाक की तरफ था, तो मैं मज़ाहिया बहुत ज़्यादा पढ़, जैसे मैंने हिंदी का जिक्र किया, हिंदी में हरिशंकर परसाई वगैरह जो होते हैं जो मज़ाहिया लिखते हैं उनको मैं पढ़ता था। उर्दू में भी बहुत सारे मज़ाहिया पढ़ता था। और उसके अलावा इब्न सफी का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इब्न सफी के अगर आप उनकी तहरीरें पढ़ेंगे सब चीजें उसमें शामिल है। उसमें मज़ाक का बहुत अच्छा उनका है, जब जहाँ पर उनके किरदार है वो हमीद है, और उसके अलावा कासिम है, ये जो और इमरान के भी जो किरदार है उसके अंदर जो मज़ाक का उन्होंने पैदा असर है बहुत, और उससे एक बेसाख्तगी आपके अंदर आ जाती है। उसमें साइंस फिक्शन भी हाँ, तो तो वहां से मेरा रुझान उस तरफ आया। तो फिर मैंने जब शुरू किया तो मैंने कुछ मज़ाबिन शुरू में बहुत कम लिखा, मैंने बहुत कम है। तो शुरू में कुछ मज़ाबिन मैंने मज़ाहिया लिखे थे। वो कुछ शायद भी हुए यहाँ पर, मैंने वहाँ पर परवनी में था, कॉलेज में जब पढ़ता भी था। उसके अलावा फिर जैसे दूसरे मौज़ूआत पे भी मैंने कुछ लिखना शुरू किया, नस्र में कुछ लिखे। जी हाँ। उसके बाद में फिर शायरी का मतलब पढ़ने का शौक था। जी हाँ। गालिब को पढ़ते थे, इकबाल को पढ़ते थे। इकबाल तो हमारे आइडियल उस वक्त हुआ करते थे कॉलेज के ज़माने में। जी हाँ। तो इकबाल की शायरी ने बड़ा मुतासर किया, तो तब ऐसा लगा कि शायरी भी करनी चाहिए। तो आप संजीदा मौज़ूआत या फिर इसमें शायरी में भी आपने मिज़ाह को चुना? नहीं, शायरी में ऐसा हुआ कि जब मैंने पहली मतलब मेरा कलाम हुआ है, गज़ल कही थी, वो एतबार से मज़ाहिया मुशायरा था जी, जो मैंने ही करवाया था। वो पूर्णा एक मुकाम है वहाँ पर, उसमें पागल आदिल आबादी और वो फरीद अंजुम साहब भी आए थे। अच्छा। तो उस वक्त वो एक्चुअली वहाँ पर पूर्णा में एक दरगाह हुआ है, वहाँ पर उर्स हुआ करता था, और वहाँ पर एक बज़्म अदम के तहत ये मुशायरे वो करवाते थे, मज़ाहिया मुशायरा खास तौर पे, और बड़ा जबरदस्त होता था। 2-3 साल से सिलसिला बंद था उसका। जब मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ पर, पहला अपॉइंटमेंट वही हुआ बैंक में, तो मैंने जब पता किया तो वो बोले कि उसका रिस्पांस नहीं आ रहा, वो दरगाह वाले कुछ फंड नहीं दे रहे थे। हमने जाकर उनसे मिलके उनको तैयार किया, उसके लिए फिर मुशायरा हुआ और बड़े पैमाने पर हुआ। और उन्होंने फिर ये कहा कि ऐसा कीजिए आप इसकी निज़ामत भी कर दीजिए। तो मैंने निज़ामत की। तो निज़ामत जब करने गया तो हमारे जो परभनी में हमारे शायर बुजुर्ग अभी इंतकाल हो गया, इरफान परभनी साहब थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा देखो भाई, अगर आप निज़ामत करोगे तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अच्छा। तो आपको गज़ल लिखना है। मैंने मैं आज तक तो गज़ल लिखी नहीं, मैंने तो नहीं, आप लिखिए, आप लिख सकते हैं। और वही मज़ाहिया। तो तब मैंने मेरी पहली मज़ाहिया गज़ल वहाँ पे लिख के उस मुशायरे में पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद भी है लोगों को। बिल्कुल, कुछ सुना दीजिए उसका वो मतलब। एक्चुअली पैरोडी लिखी थी मैंने कि एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी गज़ल है, हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गज़ल कहते हैं जी। तो उस पर बिल्कुल बर्जस्ता मेरे जहन में आ गई थी उस वक्त। अपनी बेगम को अभी तक वो कमल कहते हैं जी, अपनी बेगम को अभी तक वो कमल कहते हैं, उनके बाबा भी बुढ़ापे में गज़ल कहते हैं, और उनके नादानी के कुर्बान में क्यों ना जाऊं, खुद तो गिरते हैं मगर मुझको संभल कहते हैं। और वो इस तरह के अशार थे वो जी। तो वो अच्छा रहा मुशायरा, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो आपने मिज़ाह को जारी रखा या नहीं, संजीदा नहीं, शायरी? उसके बाद से फिर जब मैंने नशीद से बाकायदा उसमें नशीदों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया शायरी, तो तब मेरा रुझान संजीदा की तरफ हुआ। तो मैं संजीदा लिखना शुरू किया। बहुत कम लिखता था, लेकिन परभनी में और जहाँ पे भी नशिस्तें होती हैं, असल में वो भी आपसे कहना चाहूँगा कि जो शेरी नशिस्तें या अदबी नशिस्तें होती है ना, इससे भी बड़ी तहरीक मिलती है। जब हम उर्दू की या उसकी तरक्की की बात करते हैं, ये चीज़ें बहुत माविन साबित होती हैं। तो वहाँ पर भी हमारे ऐसे वक्तन फ़वक्तन शेरी नशिस्तें हुआ करती थी परभनी में, तो उसमें पढ़ने का मौका मिलता था। तब उस वक्त मैं लिखा करता था। कभी तरही होती थी, कभी गैर तरही होती थी। तरही में तो खास तौर पे होता है कि आपको लिखना ही होता है। तो इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ।
तो तब से सिलसिला जारी है भी कि आपने कुछ रोक दिया है? नहीं, अभी भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आज भी तो उस सिलसिले में हम लोग जमा हुए यहाँ पर। जी हाँ, जी हाँ। और खासतौर पे बीच में कुछ ऐसा जब मैं बाहर था मुलाजमत सिलसिले में, काफी मैं हिंदुस्तान पूरा घूमा हूँ, जी हाँ। तो उस अरसे में थोड़ा सा कहीं कम हो गया था, क्योंकि मैं ताल्लुक इससे यहाँ से नहीं रहा था अपने वतन से। जी हाँ। लेकिन जब से नागपुर आया हूँ तो नागपुर में बड़ा अच्छा माहौल है। एक तो हाँ। यहाँ पर नागपुर खुद जो मुस्तखर पे भी काफी अच्छे शेर व अदब का माहौल है। जी हाँ। यहाँ से 25-30 किलोमीटर पे एक कस्बा है कामठी नाम का। अच्छा। तो वहाँ पर तो बहुत जरखेज जमीन है उनकी उर्दू के ताल्लुक से। वहाँ पे नस्र नज़म और शायर शोरा भी अच्छे हुए हैं। तो यहाँ बड़ा अच्छा माहौल मिला है। यहाँ पर जो अहबाब जो यहाँ मिले हैं वो भी अदब दोस्त और अदब उर्दू नवाज। कि यहाँ के जो सबसे मशहूर उस्ताद शायर गुजरे हैं वो नाती गुलावटी। नाती गुलावटी साहब को मैंने, जब मैं उस जमाने में शमा पढ़ता था, शमा और वो है, तो उस जमाने उनकी एक गजल पढ़ी थी मैंने जी। तो वो मेरे जहन में थी। और जब यहाँ पर आया तो पता चला कि नाती साहब नागपुर से ताल्लुक रखते हैं जी। तो उन्होंने जो एक मेयार कायम किया था उस जमाने में शोरा के लिए जी। तो उसकी वजह से यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शायर मतलब यहाँ से निकले हैं। अभी वो तो खैर एक जनरेशन में खत्म होते आ रही, तो एक अच्छा माहौल यहाँ पे मिला है। फिर यहाँ पे अदबी नशिस्तें हमारी हुआ करती थी रेगुलर। यहाँ पे एक मुस्लिम लाइब्रेरी है, सदर मुस्लिम लाइब्रेरी, अच्छा, जो यहाँ के सदर में वाक़ है जी। तो वो वहाँ पर हमारे हर महीने एक नशिस्त हुआ करती थी। जी। तो हर महीने हर 2 महीने के बाद में तरही और बाकी 2 गैर तरही। तो वो एक 2 साल तक बड़ा अच्छा सिलसिला चला। ये मुश्ताक हसन कुरैशी और हम उसको हम मिलकर हम चला। तो ये आपका कलाम रसायल वगैरह में शाये होता रहा, बाद में आपने उसे मुरत्तिब कुछ किया? नहीं, अभी तक तो मतलब हाँ, रसायल में अखबारात वगैरह में दिया, रसायल में शगुफा वगैरह में कुछ मैंने मज़ाहिया कुछ रज़लें वगैरह मेरी शाये हुई है। जी हाँ। और अखबारात वगैरह में दिया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मजमूआ शेरी सफर आपका अभी कितने साल का है? 30-35 साल से अभी जारी है ना। जब से मेरी मुलाजिमत को भी 40 साल हुई है। तो जब जैसे मुलाजिमत शुरू हुई तब से तब से आपने सिलसिला? तो ऑलमोस्ट 40 साल है, लेकिन बहुत कम लिखा है मैंने, मतलब बहुत ज्यादा लिखता हूँ। अच्छा। एक अब ठीक है, वो मेरा अपना एक नजरिया हो सकता है कि जब तक मैं अपने आप से मुतमईन नहीं होता हूँ तब तक मैं लिखता नहीं हूँ। जी हाँ। ये मैं लिखना मतलब मैं माफी चाहता हूँ कि उसमें ये नहीं है ज़ोदगोई और ज़ोदनवीसी की तरफ आपका रुझान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो आ रहा है अपने अपने तरफ से वो बहुत क्वालिटी का मेयारी होना चाहिए, या कम से कम अपना इत्मीनान उसमें हो जाए, उसके बाद आप आगे बढ़ाइए उसको। तो आपकी पोस्टिंग जो है इब्तिदा में जो हुई थी, वो मुकाम के ताल्लुक से कुछ बता रहे थे आप? पहले मेरी पोस्टिंग जहाँ क्लरिकल में हुई थी वो पूर्णा एक रेलवे जंक्शन है जो परभनी ये जो मुशायरा जहाँ पे हुआ था ये हाँ वही है। तो वहाँ पहली पोस्टिंग हुई थी मेरी, जब क्लरिकल में था वहाँ 4 साल रहा मैं। तो ये आपकी मुलाजिमत के ताल्लुक से भी हम जानना चाहेंगे कि मुलाजिमत का सफर कैसा रहा, किन किन शहरों में आप मुलाजिमत के सिलसिले में रहे, और फिर अब तो गालिबन रिटायर भी हो चुके हैं, तो किस पोस्ट पर रिटायर हुए, इस ताल्लुक से कुछ जरूर हमारे नाजरीन को बताएं। जी, मैंने 1978 में जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया था, बताया आपको मैंने, उस वक्त अप्लाई भी किया था बैंकों में, कई बैंकों में अप्लाई किया था मेरा कॉमर्स होने की वजह से। तो उस वक्त मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल आ गया था, तो मैंने वो आकर उसका इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले इंटरव्यू में पहले इसमें सिलेक्शन मेरा हो गया था। वो क्लरिकल पोस्ट हुआ करती थी जैसे जो होता ना उसमें। तो मैंने फिर वो जब ज्वाइन कर लिया दिसंबर 78 में 1978 में, तो मुझे पहली पोस्टिंग पूर्णा में मिली। पूर्णा रेलवे जंक्शन है और जो परभनी है मतलब हैदराबाद और मनमाड काचीगुड़ा एक लाइन है जो बहुत पुरानी है, उसके दरमियान में आता है, औरंगाबाद और उसके बीच में हैदराबाद के। तो वहाँ पर मैं रहा 4 साल तकरीबन। वहाँ से मेरा तबादला परभनी हो गया। परभनी में मैंने 2 साल निकाले। उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया जो ऑफिसर कैडर में। जो इंटरनल एग्जाम होते हैं मैंने तैयारी, जैसा मैंने बताया कि CIAB का एग्जाम देके मैंने उस क्वालिफाई कर लिया था। फिर बाद मेरा वो इंटरव्यू हुआ, फिर मैं ऑफिसर कैडर में आ गया। तो उसके बाद से फिर वो सिलसिला बढ़ता रहा। मैंने फिर वहाँ पर जब मेरा प्रमोशन हो गया 2 साल ट्रेनिंग हुई उसकी अलग अलग मुकामात पे। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने अकाउंटेंट, फील्ड ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, मतलब मैं कई जगह पे मैनेजर रहा। जैसे अभी रूरल में भी रहा, बसपत नगर एक प्लेस है, उदगीर जो लातूर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर अभी किल्लारी का जो आया था जलजला आया था, उसके करीब में एक उदगीर एक मुकाम है, तो वहाँ पर मैं मैनेजर रहा। उसके बाद में उसके बाद फिर नांदेड़ में ट्रांसफर हुआ, नांदेड़ में मेरा फिर प्रमोशन हो गया। तो उसमें हमारे ग्रेड होते हैं, हमारे यहाँ उल्टा है, मतलब ग्रेड 1 मतलब नीचे वाला जो होता ना 1 2 3 4 5 ऐसा ऊपर जाते हैं हमारे। बाकी जैसे गवर्नमेंट में वो मतलब उसका क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, हमारे यहाँ क्लास 4 मतलब ऊंचा वाला, हाँ स्केल 4 कहते हैं, उसका स्केल है हमारे पास। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो स्केल 1 में था, फिर वो 2 3 करते हुए फिर बाद में जब नांदेड़ में था लास्ट में, यहाँ से आने के बाद देगलूर जो बताया था मैंने, देगलूर में था,
तो वहाँ से मेरा प्रमोशन हो गया चीफ मैनेजर, मतलब स्केल 4 में आ गया। जी हाँ। तब उन्होंने मुझे 2003 में नागपुर भेज दिया। अच्छा। नागपुर मेरे लिए नया था, तो उस वक्त हम फिर मैंने फैसला किया कि अभी यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो तब मैंने फैमिली के साथ 2004 से आप यहीं? हाँ, 2003 से तकरीबन बिल्कुल यहीं। जी 18 साल हो चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ। तो यहाँ पर मैं रहा ऑलमोस्ट 4 साल। जी हाँ। उसके बाद में फिर ऑडिट डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन कर लिया, जो कि मोबाइल ड्यूटी होती है, मतलब हमको मुख्तलिफ जगह पे घूम के ऑडिट करना होता है। चीफ मैनेजर के उसमें मेरा जो डेजिग्नेशन था, तो वो ज्वाइन किया। उस सिलसिले में मैंने फिर जैसा बताया मैंने आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद में राजस्थान, फिर उसके बाद में आपका जो शुमाली हिंद है जी, मतलब शुमाली यूपी जो है, जी हाँ, वेस्टर्न यूपी, मगरबी यूपी, और उसके बाद में ऊपर आप जाएंगे तो कश्मीर तक मैंने ऑडिट किया है। ओहो, तो ये ऑडिट का सिलसिला मेरा 5 साल चलता रहा। जी, उसके बाद में 5 साल के बाद में फिर हैदराबाद में मेरी पोस्टिंग हुई असिस्टेंट जनरल। मेरा प्रमोशन भी हो गया उस पीरियड में, जो स्केल 5 है, मतलब और एक आगे स्टेज में, जी, जी, वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर कहलाता है। जी, जी, तो फिर वो वहाँ पर मुझे उन्होंने हैदराबाद में पोस्टिंग दी। ऑडिट डिपार्टमेंट का मैं आंध्र प्रदेश का हेड हुआ करता था उस वक्त। जी। तो चलिए कुछ अदबी गुफ्तगू भी करते हैं। हैदराबाद में जब आप रहे हैं जी, तो जी। वहाँ के मुशायरे, वहाँ की अदबी महफिलें और वहाँ के शोरा जिनसे आपने मुलाकात की, और कुछ इस ताल्लुक से, अपना ताल्लुक हैदराबाद से जो रहा है जी। उस ताल्लुक से बताएं। जी जी, बड़ा अच्छा है। हैदराबाद से मेरा वैसा पुराना ताल्लुक है, क्योंकि मेरी बेगम जो है उनकी ननियाल हैदराबाद है, तो अक्सर जाना आना हुआ करता था। लेकिन बाकायदा रहने का इत्तेफाक जब हुआ तब जब मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ पर। लेकिन उस वक्त मैं अकेले ही था, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पर थी। जी, जी। तो मैं हिमायतनगर में रहा करता था। ये कब की बात है? ये जो हैदराबाद की जो बात है? 2012 2012 से 14 तक मैं वहाँ पर था। जी, जी, तो 2012 में जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने हिमायतनगर में फ्लैट लिया था। जी। और उसमें एक फायदा ये हुआ मुझे कि हिमायतनगर में उर्दू घर है वहाँ पे। जी हाँ, उर्दू हाल हिमायतनगर का, जी हाँ। वो मेरे बहुत करीब था, 2-3 गली छोड़ के था। जी हाँ, हबीबुर रहमान साहब जो बनाए हैं, गुलशन गुलशन हबीब, है। तो वो करीब था, और मुझे, अब मैं तो तलाश में रहता था इस चीज़ों की। तो फिर वहाँ पे जब उस आसमान में मेरे पर काफ़ी लोगों से ताल्लुक है। एक तो शगुफा के जो अपने मुस्तफा कमाल साहब है, जी उनसे हाँ। मैं बहुत आसानी से, मतलब बचपन से शगुफा पढ़ता था। उस हाँ। वक्त उनका 38 साल कुछ हो गए थे चाहे होते, अब तो जी खैर हाँ। 50 साल के ऊपर ज़्यादा हो गया उनका। 53-54 साल हो चुके हैं जी, गालिबन, तो उनसे जाके मुलाकात की मैंने। मेरे जो पढ़ने में थे उस वक्त के, वहाँ पर फिर कई अच्छे शोरा की बात कर रहे हैं। बहरहाल आप जिनको पढ़ते थे उनसे मिलने का मौका मिला। एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा इस सिलसिले में कि मेरे लिए खुशकिस्मती कह लीजिए कि मुश्ताबा हुसैन साहब से वहीं पे मुलाकात हुई पहले। हालांकि मैंने पढ़ा था बहुत, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। तो ये उर्दू हॉल में एक प्रोग्राम था, और वहाँ पर वो आए थे। तो मेरे ताल्लुकात भी हो गए थे, वो लोग बुलाते भी थे मुझे वहाँ पर, क्योंकि उनको तो सामीन, आजकल सामीन भी मिलना मुश्किल है, तो अगर कोई अच्छा सामीन है तो भी उसकी कदर होती है। तो बुलाते थे। तो एक प्रोग्राम में मैं जब पहुंचा वहाँ पर, तो उसमें मुश्ताबा हुसैन साहब मेहमान थे। तो उनसे जब वो प्रोग्राम शुरू होने के पहले मुलाकात हुई, उनमें बड़ा वो हिस्से मज़ा जो था उनका, बड़े मज़ा ही बस। तो मैंने उनसे जब मिले तो मैं बेसाब था, मैंने कहा कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी। तो बोले मियाँ मिल के खुशी हुई, देख के खुशी नहीं हुई होगी। तो अब मैं एकदम चौंक गया। फिर बाद में मुझे ख्याल आया, बोले हजरत हमारे लिए आपसे मुलाकात ही बड़ी सआदत है। तो बड़े वो, मतलब जो उनका अंदाज है वो बर्जस्ता है, और बिल्कुल बेसाख्ता है। जैसा लिखते थे बात भी वैसी करते हैं। तो मुझे आज याद है कि उन्होंने कहा कि मियाँ मुझसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मुझे देख के खुशी नहीं हुई होगी आपको। तो ये उनका एहसास भी था गालिबन। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बड़ी अच्छी शख्सियत है। तो इस तरह से फिर वहाँ पर मेरे ख्याल में जावेद कमाल साहब भी है ना। जी हाँ, जावेद कमाल साहब, उनसे भी मुलाकातें रही है। अच्छा, शोरा में मुस्तफा मजाज साहब वगैरह, इनसे फारूक शकील, ये जो उनसे असातिज़ा जो माने जाते हैं, इकबालियात के माहिर है मुस्तफा मजाज साहब। तो उनके बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ पर हो गए। खासतौर पर जो मैं मस्जिद का जिक्र किया था मैंने, जी हाँ, ये अपने जो इस पे है ना, आलिया मस्जिद, मस्जिद आलिया, वहाँ पर उनका हफ्तेवारी प्रोग्राम हुआ करता था। वहाँ पे अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। तो एक दिन उनके लिए मुख्तस था इकबालियात पे, तो मैं वो खास तौर पे जाता था वहाँ पर। और माशाल्लाह उनका जो मुताला है उसका इकबाल का, और वो तो मुतरजिम है इकबाल। हाँ बिल्कुल, मंजूम तर्जुमा किया है उन्होंने इकबाल की बहुत सारी चीज़ों, बहुत अच्छी खुसूसियत से फारसी चीज़ों का। उसके अलावा उनके भी कुछ प्रोग्राम वहाँ पर उर्दू हाल में हुए थे, मैंने वो भी उसमें हाजिर था मैं। अच्छा, आपने हैदराबाद के मुशायरों में कुछ शिरकत की, कलाम सुना है कभी? कुछ जैसे यहाँ पर जो बागे आम का जो है ना, जी हाँ, इधर जो
क्या कहते हैं अपने असेंबली के पास में, जी हाँ, जी हाँ है। वहाँ पर कुछ प्रोग्राम हुए थे, वहाँ पर मैंने कुछ जगह पढ़ा, लेकिन मैं क्योंकि नया था उन लोगों के लिए जी हाँ। तो बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ये नहीं हो पाया। जी हाँ। तो 2-3 मैंने मुशायरे वहाँ पढ़े हैं इसमें। यहाँ पर है फिर आपका जो पुराने शहर में एक है उर्दू घर है, वो मुगलपुरा। मुगलपुरे में, मुगलपुरे वहाँ में पर भी उर्दू घर पढ़ने है। का इत्तेफाक हुआ है। जी हाँ। और एक जो अब्बास मुस्तफी साहब है, बड़ा जी हाँ, पसंद जी हाँ, करता मिजाज हूँ, निगार हैं, बड़े अच्छे के लिखने वाले हैं। और उनसे बड़े उनके एक साथ 2-3 किताबों का इजरा हुआ था उस जमाने में ओह। मुस्तफा कमाल साहब के हाथों। जी जी। तो वो उसमें वहाँ पर हुआ था मुगलपुरे में। जी हाँ, जी हाँ। वो प्रोग्राम मुझे अभी भी याद है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था। वो बड़ी जिंदा दिल शख्सियत है। टुक टुक दीदम और वो ऐसा 2-3 उनकी जो किताबें थी, जी। बड़ा अच्छा लिखने वाले थे। और वो जी हाँ, जी हाँ, बहुत। और उर्दू से मेरा ताल्लुक और एक जो है अखबारात के जरिए। अच्छा। यानी वो मैं खास जिक्र करना चाहूंगा कि आजकल की नस्ल से दूर होते जा रही जी है। हाँ। अखबार बहुत अच्छा जरिया है, और खासतौर पे जैसे मुंसिफ जब से शुरू हुआ वहाँ पे हैदराबाद में, जी हाँ। मुंसिफ का जो वो नखुश होता है, उनका जो अदबी जी हाँ, सफा है, नखुश अदबी सफा, वो मैं इतवार के बहुत दिन। पाबंदी से पढ़ा करता था। तो उसकी वजह से उसमें इनके मज़ामीन वगैरह भी आते थे। सियासत के कभी सियासत का मेयार बहुत अच्छा है। जी हाँ। तो सियासत भी मैं पढ़ता था। और हाँ, सियासत के ताल्लुक से याद है कि जब हैदराबाद था तो वो महबूब हुसैन जिगर जो हाल है, जी हाँ। वहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए। जी, बड़ा जी। बड़ा मतलब ये था, दीवानगी थी वो। जी हाँ। कि उस जमाने में आप जितने दिन हैदराबाद में उस दिन इसका जो है तो अपना जी फायदा हाँ। उठा लें। जी हाँ। तो मैंने वहाँ बहुत सारे प्रोग्राम मुशायरे, वो आपके एक मज़ाहिया को 2-3 हैं वहाँ के, जी हाँ। जो हमेशा वो अपने प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं उनके। हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, काफ़ी जी हाँ, अलग जी अलग हाँ। नौइयत के प्रोग्राम होते हैं। बल्कि एक बार तो हमारी बेगम आई भी थी, उनको भी लेकर भी गया था मैं, चलो चलते हैं जिगर हाल में वहाँ पर। जी हाँ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, अच्छे अच्छे, जो मैं जिनको पढ़ता था। अभी आपकी जो नई मसरूफियत है, यानी मुतालिया कुरान और तर्जुमा कुरान और अरबी ज़ुबान सीखने के ताल्लुक से, इस ताल्लुक से कुछ बताएं। इस तरफ रुझान कैसे पैदा हुआ और इसकी अहमियत क्या है आपकी नज़र में, और आप यानी किस स्टेज में हैं, कितना यानी आगे बढ़ चुके हैं मुतालिया कुरान में और अरबी ज़ुबान सीखने के मामले में। देखिए, ये जो है ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बहुत एहसान है कि नागपुर जो मेरी पोस्टिंग हुई उसका ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे हुआ है। नागपुर में ये भी एक माहौल है, क्योंकि यहाँ पर मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब हुआ करते थे, इंतकाल हो गए मरहूम। तो वो हालांकि ना आलिम दीन थे ना बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनका जो कुरान का मतलब मुताला था और उनके जो दर्स कुरान का तरीका था, यहाँ पर जामे मस्जिद है मोमिनपुरे में, तो वहाँ पर 50 साल तक हर इतवार को उनका दर्स कुरान हुआ करता था। 50 साल चला, 50 साल तक सिलसिला चला वहाँ पर। जब हम नागपुर आए तो मैंने शुरू से वो अटेंड करना वहाँ पे शुरू किया, शुरू से। तो वो एक पारा पढ़ते थे, उसमें वो एक रुकू पढ़ते थे मगरिब और ईशा के दरमियान में, उसका वहाँ पे तर्जुमा और उसका जो भी उनका जो ऑब्जर्वेशन थे उसको बयान करते थे। तो बड़ा अच्छा लगा वो। तो वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में उनके साहिबजादे अब्दुल गफूर पारिक साहब जो है, वो भी उनका भी बड़ा अच्छा है। तो उनके अपने दरस कुरान की क्लासेस होती हैं यहाँ पर अरबी के। तो जैसे कि मैंने अर्ज किया कि एक अरबी सीखने के लिए, और जो हमेशा एक अपना एक है कि लोग ख्याल है, आम ख्याल है कि अरबी बड़ी मुश्किल ज़बान है, लेकिन अरबी वाकई बहुत मुश्किल है। अगर आप अरबी ज़ुबान सीखना चाहें, लेकिन अगर पुरानी अरबी आप सीखना चाहें तो वो बहुत आसान है। तो उन्होंने एक खास प्रोग्राम उसका एक डिज़ाइन किया हुआ है, अब्दुल करीम पारिक साहब के ज़माने से चलता आ रहा है वो, कि 200 घंटे का प्रोग्राम है, जो 3 या 4 महीने के अरसे में वो पूरा होता है। उसमें आपको जो कुरान से मुतालिक जो अरबी है वो आपको सिखा देते हैं। थोड़ी सी ग्रामर सिखा देते हैं, 8-10 दिन, बहुत ज़्यादा नहीं। उनके 12 सबक हैं। मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब की लिखी हुई किताब है उस सिलसिले में, लुगत कुरान। उसमें पहले 12 सबक इसके हैं, क्या कहते हैं, ग्रामर के, और उसके बाद से सीधा दर्स कुरान है। तो वो सिलसिला मैंने उसका एक दौर किया है। उसके बाद में फिर उनसे जुड़ा हुआ रहा। अब्दुल गफूर पारिक साहब का यहाँ पर हफ्तेवारी हमारे जो क्लास होती है वो मैं अटेंड करता हूँ रेगुलरली। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दौर वहाँ पे हो चुके हैं। हर इतवार को होता है वो। कुरान के ताल्लुक से जैसे मैंने कहा कि कुरान की जो अरबी है या कुरान की जो ज़ुबान है, तो वो अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि हमने इसको बहुत आसान बना के रखा है कि है कोई इससे फ़ायदा उठाने वाला। तो मुझे लगता है कि ये पैगाम हम सबके लिए बहुत ही मीनिंगफुल है। उसको हम इग्नोर कर रहे हैं या हमसे इग्नोर हो जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है।
तो मैंने उसको अडॉप्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अरबी सीखी, और आज मैं उसको पढ़ भी लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ। मैं चाहूँगा कि एक पैगाम मेरी तरफ से ये रहेगा कि कोशिश करें और जितना जल्दी हो सके अरबी सीख कर कुरान को समझने की कोशिश शुरू करें। नाजरीन, हम शेख अब्दुल वहीद साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि वहीद शेख साहब अपनी एक नुमाइंदा गज़ल पेश करें, जिस पर हम हमारे प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। जी, तो एक गज़ल पेश है कि मतलब पेश खिदमत है कि जुर्म नाकर्दा की पहले तो सज़ा देता है, जुर्म नाकर्दा की पहले तो सज़ा देता है, फिर वो इल्ज़ाम कोई मुझ पे लगा देता है। वाह वाह वाह। जुर्म नाकर्दा की पहले तो सज़ा देता है, फिर वो इल्ज़ाम कोई मुझ पे लगा देता है, और जुम्बिश लब से उगलता है वो नफ़रत का जहर, जुम्बिश लब से उगलता है वो नफ़रत का जहर, एक इशारे से वो बस्ती को जला देता है। जुम्बिश लब से उगलता है वो नफ़रत का जहर, एक इशारे से वो बस्ती को जला देता है। और ये इसमें एक इशारा है, आप समझ जाएंगे कि एक इशारे से वो बस्ती को जला देता है। और ये शेर दिखे कि अपने दुश्मन से भला खुद को छुपाऊं कैसे, अपने दुश्मन से भला खुद को छुपाऊं कैसे, मेरा लहजा मेरी पहचान बता देता है। अपने दुश्मन से भला खुद को छुपाऊं कैसे, मेरा लहजा मेरी पहचान बता देता है। और अर्ज करता हूँ कि अपनी मर्जी से मैं तन्हा भी न जी पाऊँ वहीद, अपनी मर्जी से मैं तन्हा भी न जी पाऊँ वहीद, दस्ते तन्हाई में ये कौन सदा देता है। कौन सजा देता है। जुर्म नाकर्दा की पहले तो सजा देता है, फिर वो इल्ज़ाम कोई मुझ पर लगा देता है। एक और गज़ल के चंद अशआर पेश करता हूँ कि मतलब अर्ज करता हूँ कि गमों का जहर पैहम पी रहा हूँ, गमों का जहर पैहम पी रहा हूँ, गनीमत है कि अब तक जी रहा हूँ। वाह वाह वाह। गमों का जहर पैहम पी रहा हूँ, गनीमत है कि अब तक जी रहा हूँ। और शेर देखिए, सितम अहले सियासत के सहे हैं, सितम अहले सियासत के सहे हैं, हवादिस की नज़र में भी रहा हूँ। और शेर देखिए कि फसादों में हमारा गांव उजड़ा, फसादों में हमारा गांव उजड़ा, मेरे घर में फ़कत मैं ही रहा हूँ। फसादों में हमारा गांव उजड़ा, मेरे घर में फ़कत मैं ही रहा हूँ। और तुम ही अनजान बन जाओ ये दीगर, तुम ही अनजान बन जाओ ये दीगर, तुम्हारे गांव में मैं भी रहा हूँ। तुम ही अनजान बन जाओ ये दीगर, तुम्हारे गांव में मैं भी रहा हूँ। और ये शेर है आखिरी का कि कभी फुर्सत मिली तो बात होगी, कभी फुर्सत मिली तो बात होगी, अभी तो जख्म अपने सी रहा हूँ। शुक्रिया सर। वसीला टीवी के तकल्लुफ बरतरफ सिलसिले के तहत शेख अब्दुल वहीद साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। इस दौरान में हमने उर्दू अदब और आपका जो बैंकिंग का कैरियर रहा है, फिर कुरान फहमी और आपकी जो आपका जो तख्लीकी सफ़र रहा है, इन तमाम चीज़ों पर सैर हासिल गुफ्तगू की। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस मालूमात अफ़ज़ा इंटरव्यू के लिए, और वसीला टीवी की जानिब से भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वसीला टीवी की का ख़ास तौर पर, और हमारे बहुत ही मोहतरम मेरे अजीज़ दोस्त आपके डायरेक्टर वसीला टीवी के मोहम्मद शाहिद साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नजीब भाई, आपको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की वजह से बहुत अच्छा सिलसिला जारी है। और उर्दू के ताल्लुक से ख़ास तौर पे ये जो आज का ज़राए अबलाग में ये जो डिजिटल मीडिया के ताल्लुक से आप लोग जो उर्दू में काम कर रहे हैं, इसके ज़रिए वसीला टीवी के ज़रिए बहुत ही एक अच्छा एक इनिशिएटिव है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.